मैं ज्योति तोमर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ होम साइंस की क्लास लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर अपनी क्लास। तो इसमें है, आज हम पढ़ रहे हैं पारिवारिक साधन व्यवस्था यानी फैमिली रिसोर्स। आज हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पारिवारिक साधन व्यवस्था? गृह व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य परिवार के सदस्यों के लिए अधिक से अधिक सुख एवं संतुष्टि प्रदान करना होता है। इसलिए गृह प्रबंध में पारिवारिक साधन का प्रमुख हाथ है। यानी हम मान सकते हैं, हम कह सकते हैं इसे कि पारिवारिक लक्ष्यों के लिए साधनों का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना साधनों के जीवन भी संभव नहीं है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो पारिवारिक लक्ष्यों के लिए साधनों की आवश्यकता होती ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। अब हम पढ़ते हैं पारिवारिक साधनों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं वो? मानवीय और अमानवीय। मानवीय यानी ह्यूमन रिसोर्स और अमानवीय यानी नॉन ह्यूमन रिसोर्स। अब पहले हम समझते हैं मानवीय को। मानवीय है क्या? यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो अदृश्य हो, जो हमें ना दिखाई दे, वो है मानवीय। जैसे हमारा ज्ञान, हमारा कौशल, हमारी रुचि, हमारी ऊर्जा, हमारी योग्यता, ये जो यानी जो हमारे अंदर चल रहा है वो किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा ना। तो जो अदृश्य है, जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो हमारे अंदर मौजूद है, वो है मानवीय। और अमानवीय क्या है? अमानवीय जो दिखाई दे, है ना। जैसे जो हम रुपए पैसे देकर खर्च करते हैं, खरीदते हैं, वो चीजें दिखाई देती है ना, तो वो सब अमानवीय हैं। जैसे हमारे पास धन, वस्तुएं, भौतिक सुविधाएं और जो भी चीज हमें, जो भी संसाधन हमें दिखाई देते हैं, वो सब वो क्या है? अमानवीय हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें साधनों की विशेषताएं। साधनों की क्या क्या विशेषताएं, पहले हम ये समझते हैं। सभी साधन सीमित होते हैं। सभी साधन सीमित कैसे? कि भाई कोई भी व्यक्ति है ना, तो वो क्या है, अपने क्षेत्र में माहिर होता है। भाई कोई हिंदी अच्छे से पढ़ा सकता है, तो कोई व्यक्ति इंग्लिश अच्छे से पढ़ा सकता है। कोई किसी फील्ड में माहिर है, कोई स्पोर्ट्स में माहिर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता एक स्पोर्ट्स जो एक खिलाड़ी है उसे सारे खेलों का ज्ञान होगा और हर एक खेल में वो माहिर होगा, ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे ही टीचर है, जैसे हम हैं तो हम गृह विज्ञान पढ़ाने में निपुण हैं, हिंदी। अब ये तो नहीं है कि हमारे अंदर या आपके अंदर कोई भी हो कि हर एक चीज वो पढ़ा सके अच्छी तरह से। यानी जैसे हिंदी का टीचर है तो सिर्फ हिंदी ही, वो उसको हिंदी ही अच्छे से पढ़ानी आती है ना, उसका ये कौशल है, उसकी विशेषता है। यानी वो अपने फील्ड में माहिर है। ये तो है नहीं आप उसे कहते हो पॉलिटिकल पढ़ा लो भाई, तुम इंग्लिश पढ़ा लो। हर एक के अंदर सारी क्वालिटी नहीं हो सकती, किसमें कुछ योग्यता है, किसी में कुछ योग्यता है। यानी जो अपने ही क्षेत्र में माहिर हो उसे कहेंगे सभी साधन सीमित नहीं, सीमित होते हैं। ठीक है। ये नहीं कि एक के अंदर ही सारी खूबियां होंगी, तो ऐसे तो किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, तो आदमी अपने आप ही सारे काम कर लेगा अपने, है ना। तो क्या है, सीमित होते हैं साधन, कोई भी साधन है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, साधन विकसित किए जा सकते हैं। साधन विकसित कैसे किए जा सकते हैं भाई? जैसे हम होम साइंस ही पढ़ रहे हैं, पहले हमें होम साइंस का इतना ज्ञान नहीं था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हमने उसे पढ़ना शुरू करा वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, तो क्या हुआ, हमारा ज्ञान क्या हुआ, विकसित होने लगा ना। तो ये हो गया साधन विकसित किए जा सकते हैं। हमने अपने साधन विकसित किए ना पढ़ पढ़ के। फिर है समझ साधन उपयोगी होते हैं। कैसे समझ साधन उपयोगी कैसे हो गए भाई? कोई भी साधन है, चाहे वो मानवीय है चाहे वह अमानवीय है, तो उपयोगी तो है। जैसे हमारे अंदर कोई कौशल है, हमारे अंदर किसी चीज का ज्ञान है, तो क्या हुआ, हमारा बहुत वो हो गया ना, हमारे लिए जरूरी हो गया कि भाई बहुत सही है ये हमारे अंदर साधन। ठीक है।
और अमानवीय भी हैं, जैसे पैसे। भाई पैसे हमारे लिए ज़रूरी हैं। मानवीय में ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्या हुआ, समझ साधन उपयोगी हुए ना हुए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। कैसे साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे किया जा सकता है कि हमने जैसे हम किचन की तरफ से ही लेते हैं। जैसे हमारे पास आलू हैं, सिर्फ एक आलू से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक आलू से 1 किलो आलू है, हम उससे क्या कर सकते हैं, चिप्स भी बना सकते हैं, पापड़ भी बना सकते हैं, उसकी पकौड़ी भी बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पास विकल्प हुआ। हमें कितने, एक ही चीज़ से हमें आलू से कितने सारे विकल्प मिले कि चिप्स का भी मिल गया, पापड़ का भी मिल गया और पकौड़ी का भी मिल गया, है ना। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें साधन पारस्परिक संबंधित होते हैं। वही पारस्परिक संबंधित कैसे कि जैसे अभी हमने चिप्स बनाए या हमने पकौड़ी बनाई, मान लिया हमने आलू की पकौड़ी बनाई है, तो आलू की पकौड़ी के लिए क्या चाहिए, नमक भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए और व्यक्तिगत कौशल भी चाहिए। भाई बनाने वाले में हुनर भी तो होना चाहिए कि बनाने का हुनर है, उसमें बनाना ही ना आता हो और सामान हमारे पास उपलब्ध हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या हुआ, आपस में पारस्परिक आपस में संबंध है ना। भाई आलू में क्या, आलू की पकौड़ी बनाने के लिए क्या, बेसन भी चाहिए, नमक भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए और बनाने वाले का कौशल भी चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से रिलेटेड हुए ना। तो ये हुआ हमारा पारस्परिक संबंध इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 6 पे। फिर इसमें क्या है, साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। कैसे, भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किसके जरिए पढ़ा रहे हैं, फ़ोन के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। उसके साथ हमारे पास क्या है, माइक है। तो अगर हम माइक को लगा के सो जाएंगे, इधर उधर बैठ जाएंगे, उठ जाएंगे, छत पे चले जाएंगे, तो क्या होगा, वो माइक खराब हो जाएगा ना, दब जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, उस माइक का ध्यान रखना, उसका उचित प्रयोग करना है, ना कि हम उसे इधर उधर फेंक दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 7 पे। साधनों की उचित प्रबंध प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। भाई अगर मेरे पास माइक है जिससे मैं आपसे बात कर पा रही, जिससे मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगी तो वो बेकार हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रबंधन प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ेगा ना बुरा। तो क्या मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, माइक नहीं होगा, फिर मैं कैसे बोल पाऊंगी, है ना। तो ये क्या हुआ, प्रबंधन प्रक्रिया में प्रभाव पड़ेगा। यानी मुझे क्या करना है, इसको अगर लंबे टाइम तक चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी केयर करनी पड़ेगी, है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका उचित प्रयोग के लिए प्रबंधन प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब इसमें हम पढ़ेंगे साधनों के उद्देश्य। साधनों के क्या क्या उद्देश्य हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति, पहला जो था इसमें आवश्यकताओं की पूर्ति, कैसे हमें साधनों का उपयोग करना है तो उससे क्या होगी, हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट है इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति। लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे, भाई हमने टीजीटी पास करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने लक्ष्य निर्धारित किया तो उसके लिए क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा ना, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, पढ़ के हमने क्या करा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करा, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ठीक है। फिर है परिवार के सदस्यों के विकास हेतु। अब हमने लक्ष्य को प्राप्त किया तो अब क्या होगा, हमारी जॉब लग जाएगी, हमें सैलरी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, हमारे परिवार के सदस्यों का विकास होगा। भाई हम वो सैलरी घर में ही तो लाएंगे ना, अपने परिवार के सदस्यों के विकास हेतु तो करेंगे, उनके लिए संसाधनों को लाएंगे अपने घर में, छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो हमें परेशानी नहीं होगी अगर हमारे पास पैसे होंगे तो परिवार के सदस्यों के विकास हेतु भी ये भी इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट आता है मित व्यय, यानी कम खर्च में अधिक से अधिक अच्छे संसाधनों का प्रयोग करना, वो हो गई हमारी वित्त व्यय। फिर है नेक्स्ट इसमें संतुष्टि की इच्छा। भाई एक बात बताइए आप, हमें संतुष्टि की इच्छा तो होनी है। जैसे भाई हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उसके बाद हमारे परिवार के सदस्यों का विकास हो रहा है, फिर और कम खर्च में हमें ज़्यादा साधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं और
उससे क्या होगी, हमें संतुष्टि तो होनी है। तो यह है संतुष्टि की इच्छा, यानी अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते तो हमें क्या हो जाती है, संतुष्टि की इच्छा प्राप्त होती है ना। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा ये जो आपका था पारिवारिक साधन व्यवस्था, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें हमारा जो टॉपिक है समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन है क्या, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे अब हम, ठीक है तो बहुत ही इजी टॉपिक ये। तो चलिए, यानी टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? समय व्यवस्थापन का अर्थ परिवार के विभिन्न क्रियाओं में समय का उचित विभाजन है, यानी हर एक काम के लिए एक समय है, ये इस समय पर किया जाएगा, ये इस समय पर, ये इस समय पर, तो हमें क्या होगा, उसका लाभ मिलता है, हमारे पास जल्दी काम जो है हमारा पूरा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो समय है ना, समय क्या होता है, बहुत कीमती होता है ना, सभी के लिए समय बहुत कीमती होता है। समय अमूल्य खजाना है एक तरह से, है ना। तो यानी हम जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अब हम उस 24 घंटे को ना तो बढ़ा सकते हैं ना हम घटा सकते हैं, और हमें अगर टाइम से हम चीज़ों को पूरा करेंगे तो उन 24 घंटे के अंदर करने की कोशिश करेंगे। समय को ना तो हम घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। 24 घंटे हैं एक दिन में, तो 24 घंटे ही रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे इसमें। मनोवैज्ञानिक समय अनुभव मात्र है। मनोवैज्ञानिक समय अनुभव मात्र कैसे, यानी जो है मनोवैज्ञानिक समय का हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ यह अनुभव मात्र है। जैविक समय यानी बायोलॉजिकल टाइम, जो मनुष्य को सोने, जागने, खाने पीने, अन्य शारीरिक क्रियाएं को करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो होते हैं जैविक समय, उसे कहते हैं हम जैविक समय। फिर आते हैं क्लॉक टाइम यानी समय चक्र। समय चक्र क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो निर्धारित समय में सभी कार्य निपटाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समय चक्र। यानी जो हमने टाइम लिमिट अपनी करी है कि हमें ये घंटे में काम पूरा करना है या 2 घंटे में, तो वो हो गया समय चक्र, निर्धारित समय में सभी कार्यों को निपटा लेना। अब हम पढ़ेंगे समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। तो चलिए इसे समझते हैं हम, इस प्रक्रिया में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। पहला पॉइंट है इसमें समय का आयोजन। सबसे पहले क्या होगा, हम योजना बनाएंगे ना समय के लिए, कि हमें काम के लिए हमें कितने टाइम में कितना, इतने समय में कितना काम करना है, इस इतने समय में हमें ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है। पहले हम प्लानिंग करेंगे ना, फिर क्या होगा, योजना का क्रियान्वयन होगा और नियंत्रण होगा, और काम को करेंगे और उस पर नियंत्रण होगा। फिर होगा समय का आयोजन, समय का आयोजन का मूल्यांकन। भाई पहले योजना बनी, फिर उस पर काम हुआ, फिर उस पर नियंत्रण हुआ, फिर समय आयोजन का मूल्यांकन होगा, यानी हमने कितने हद तक अपना काम पूरा किया है, ये काम सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं ना हर चीज़ का, कि भाई हमने अपना लक्ष्य किस हद तक प्राप्त करा है, या हमारे लक्ष्य, हमने इस लक्ष्य को पूरा करा तो किस वजह से ये पूरा हुआ, और नहीं हुआ तो इस लक्ष्य में क्या क्या कमियां रह गई थी, हमारी प्रोसेस में क्या क्या कमियां रह गई थी। ये हुआ समय आयोजन का मूल्यांकन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं समय व्यवस्थापन का निर्धारित तत्व। इसमें होते हैं, इसके जो तत्व हैं हमारे 7 हैं। पहला है समय मूल्य, दूसरा है समय मापक, तीसरा है समय चक्र, चौथा है अतिरिक्त कार्यभार, और 5th है हमारा कार्यवक्र, 6th है जीवन चक्र, और 7th है विश्राम काल। तो हम अभी समय मूल्य को पढ़ते हैं, सबसे पहले इसे समझेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बहुत, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेके चल सकते हैं, ठीक है, आप इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। फिर चलिए अभी हम पढ़ते हैं समय मूल्य। समय एक सीमित साधन है। भाई एक समय जो है एक लिमिट में तो होता है कि 1 घंटा एक लिमिट में, 2 घंटे, ये तो है नहीं कि समय को हम बढ़ा देंगे या घटा देंगे। एक सीमित साधन है, एक ऐसा साधन जिससे जीवन का निर्माण हुआ है, जीवन को सही ढंग से चलाने की प्रक्रिया है एक तरह से। ये प्रबंधक को परिवार में
उपलब्ध समय को इस प्रकार विभाजित करें कि कम से कम समय में अधिकतम क्रियाओं को संपन्न किया जा सके। यानी समय को परिवार में इस तरह से विभाजित करते हैं हम कि कम समय में ज़्यादा काम को कर सकें। तो अब इससे हम क्या है, जिससे उसका कार्य का समय, सोने का समय, विश्राम का समय का अनुपात हो जाए। कैसे भाई, अगर हमने 8 घंटे काम करा तो 8 घंटे ही हमें आराम करना है, 8 घंटे ही हमें सोना है। तो ये हम अनुपात में लेके चलते हैं कि कार्य का समय 8:8:8, यानी कार्य का समय, शयन का समय और विश्राम का समय 8:8:8। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें दूसरा, समय मानक। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कोई भी कार्य समय पर संपन्न होगा अगर उसे अनुपात में विभाजित करेंगे, हम समय मूल्य को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, अभी समय मूल्य ही पढ़ रहे हैं हम, तो कार्य क्या होगा, समय पर संपन्न होगा। और कार्य की अरुचि होने पर भी रुचि जाग जाएगी कि भाई ये कार्य सही टाइम पे संपन्न हो गया, तो क्या होगा, हमारे अंदर से रुचि जागेगी, रुचि पैदा हो जाएगी। तो वन वे वन एरिया, ठीक है, में कार्य करने में सिर्फ समय और श्रम की बचत होती है। अब हम पढ़ेंगे समय मानक। समय मानक है क्या? समय मानक से समय के अपव्यय को रोका जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि फालतू टाइम जो हम बर्बाद करते हैं उसे रोका जा सकता है समय मानक के जरिए। अतः प्रबंधक को चाहिए कि वह एक समय मापक बना ले कि भाई मुझे एक लिमिट बना ली मैंने, इस टाइम के अंदर मुझे ये कार्य संपूर्ण करना है, जिससे कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को संपन्न किया जा सके। यानी हम फालतू टाइम खर्च नहीं होगा अगर हम समय मानक बना लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें समय क्रम। इसका अर्थ है दैनिक क्रियाओं को समय से करना। ठीक है, जिससे निर्धारित समय में बिना थके व बिना परेशान हुए कार्य संपन्न हो जाए। कैसे कि बिना थके बिना मानसिक तनाव लिए कार्य संपन्न हो जाए? कैसे कि भाई हम जैसे अभी हमें किसी को किचन का काम दे दिया, तो वो अगर किचन में इंटरेस्टेड होगा तो क्या होगा, वो बहुत उत्तेजना के साथ उस काम को खत्म करने की कोशिश करेगा, है ना, ये है। और काम को जो है समय क्रम चल रहा है अभी हमारा, काम को हम टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं, है ना, जैसे हल्का काम, मध्य काम, भारी काम, इस तरह से। और समय की बचत के लिए, समय और शक्ति की बचत के लिए क्या कर सकते हैं, उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए अब हाथ से ना धो के हम क्या कर देंगे, मशीन से धो देंगे। चटनी सिलवट्टे पे ना पीस के मिक्सी में पीस देंगे। और एक कार्य की रूपरेखा तैयार कर लेंगे। कैसे कि भाई दैनिक कार्य, जैसे मासिक कार्य, सामूहिक कार्य, ठीक है, इस तरह से हम समय क्रम में इस तरह से हम इन चीज़ों को बांट लेंगे कि भाई दैनिक कार्य क्या होना चाहिए हमारा, मासिक कार्य क्या होना चाहिए, सामूहिक कार्य क्या होना चाहिए, तो हम इसे टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ, अतिरिक्त कार्यभार। अतिरिक्त कार्यभार यानी पीक लोड। जब कार्यकर्ता को एक समय से में अनेक कार्य करने पड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शिखर यानी पीक लोड, अतिरिक्त कार्यभार कहते हैं, जिससे अतिरिक्त कार्यभार कहा जाता है। यानी जब कोई भी इंसान है, लिमिट से ज़्यादा उस पर बर्डन होगा किसी चीज़ का, तो वो क्या कहलाएगा, अतिरिक्त कार्यभार। जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा काम होता है ना हमें, तो वो क्या है, उस टाइम अतिरिक्त कार्यभार होता है हम पे। तो और ये जो है अतिरिक्त कार्यभार हमारे रहन सहन, हमारे व्यवसाय, हमारी कार्य शैली, जीवन शैली आदि आदतों पर भी निर्भर करता है। तो चलिए अब हम फिफ्थ पढ़ते हैं इसमें, कार्य वक्र। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें लिखने में, वह के नीचे रह नहीं, कै के नीचे रह आएगा। कार्यवक्र, इसमें कार्यभार के विवरण की जानकारी प्रदान की जाती है।
यानी कार्य से प्रतिदिन कार्यभार की जानकारी हमें इससे मिलती है। जैसे सुबह के टाइम क्या होगा, काम ज़्यादा होगा, दोपहर के टाइम क्या होगा, काम कम होगा, और रात शाम के टाइम क्या काम होगा, वो भी कुछ भारी होगा। पर सुबह के मुकाबले शाम को काम कम रहता है, और इन सबसे कम काम रहता है दोपहर में, उससे थोड़ा ज़्यादा काम रहता है शाम को। और सबसे ज़्यादा जो काम वर्कलोड होता है किसी भी स्त्री पर या किसी भी गृहिणी पर या जो भी घर का जिम्मेदार है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कार्यभार रहता है सुबह के टाइम। जो भी गृहिणी जो सुबह के टाइम जो काम करती है वो अतिरिक्त कार्यभार के कार्यवक्र के अंतर्गत आता है। चलिए, यानी जो हमें कार्यवक्र का मतलब हम एक तरह से समझ सकते हैं जो हमें विवरण की जानकारी प्रदान करे। इसमें विवरण हुआ ना कि भाई कब काम ज़्यादा हुआ, तो हमने ग्राफ तैयार करते हैं करा हमने, उसमें हम आप इमेजिन करें कि ग्राफ तैयार करा हमने एल शेप में, तो उसमें क्या होगा, एक डंडा हमने ऊपर की तरफ खींचा, वो सुबह में ज़्यादा काम, दोपहर में कम काम, और शाम को दोपहर से थोड़ा ज़्यादा काम और सुबह के मुकाबले कुछ कम काम। यानी हमें उस चार्ट से क्या मिल रहा है, हमें उस चार्ट से पता चल रहा है कि किस टाइम कितना वर्कलोड होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम जीवन चक्र। जीवन चक्र में क्या होगा, जीवन चक्र में हम कार्य को प्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे अब प्राथमिक अवस्था, प्राथमिक अवस्था में क्या होता है जीवन चक्र में, जब हमारा जीवन की शुरुआत होती है, भाई शादी हुई है, शादी के बाद क्या हुआ, भाई पहले जब हमारी शादी हुई तो हम क्या हुए, 2 लोग थे, तो ये प्राथमिक अवस्था होती है। इसमें वर्कलोड काम, इस काम का कोई प्रेशर नहीं होता हमें, किसी तरह का कोई समय की कोई दिक्कत भी नहीं होती। फिर उसके बाद क्या होता है, किसी को तरह का कोई भार नहीं होता हमारे, वो होती है प्राथमिक अवस्था। फिर होती है विस्तृत अवस्था। विस्तृत अवस्था में क्या होता है, जब बच्चे हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होती है संकुचित अवस्था, और फिर लास्ट में होती है सेवानिवृत्ति। तो सबसे ज़्यादा जो भार होता है हमारे ऊपर वो विस्तृत अवस्था में होता है। यानी प्राथमिक अवस्था के बाद जो अवस्था आती है विस्तृत अवस्था, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, बड़े होने लग रहे होते हैं, वो होती है विस्तृत अवस्था। तो ये जीवन चक्र को दर्शाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, विस्तृत अवस्था में हमारी विस्तृत अवस्था कौन सी है, दूसरी। पहली कौन सी अवस्था होगी हमारी, प्राथमिक अवस्था। दूसरी हमारी अवस्था कौन सी है, विस्तृत अवस्था। ठीक है, संकुचित अवस्था यानी जहां हमें धन की आवश्यकता होती है, और जो विस्तृत अवस्था होती है उसमें श्रम भी अधिक लगता है, शक्ति भी अधिक लगती है। ठीक, चलिए फिर हम पढ़ेंगे इसमें विश्राम काल। विश्राम काल में क्या होगा, यानी लगातार कार्य करने से शारीरिक और मानसिक थकान होती है हम लोगों को, और विश्राम काल से व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं कुशलता पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। भाई वो विश्राम करेगा तो क्या होगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, उसकी मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। भाई हम लगातार काम कर रहे हैं तो क्या होगा, हम थक जाएंगे ना, तो हमें क्या चाहिए, उस थकावट को दूर करने के लिए क्या चाहिए, विश्राम चाहिए, चाहे वो शारीरिक थकान हो चाहे वो मानसिक थकान हो। अगर थकान दूर कर लेंगे, विश्राम कर लेंगे, तो हमारी क्या है, कार्य क्षमता बढ़ेगी और कार्य कुशलता पर भी बढ़ेगी। आराम करके हम क्या हो जाएंगे, पुनः काम करने के लिए फिर से प्रेरित हो जाएंगे, फिर से हमें उस जोश के साथ हम अपना काम कर सकेंगे। विश्राम काल की अवधि कितनी होगी, भाई कोई भी हम वह भी वर्क करते हैं उसका हमें कितना आराम करना चाहिए, 51% हमें रेस्ट लेना चाहिए। और मानसिक कार्य करने के पश्चात हमें 40 मिनट का, जैसे हमें कोई मानसिक काम कर रहे हैं, हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो हमें कितने मिनट का रेस्ट चाहिए, 2 मिनट का रेस्ट चाहिए। और अगर जैसे हमें थकान हो रही है, मानसिक थकान हुई, तो हम क्या करेंगे, हमें शांत वातावरण में अगर बैठेंगे, हल्के प्रकाश में बैठेंगे, तो हमें क्या होगा, आराम से हम रिलैक्स फील करेंगे, हमारी मानसिक थकान भी दूर हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे समय योजना के चरण। समय योजना के चरण पढ़ते हैं। चलिए अब हम समय योजना की सूची बनाना, इसमें क्या होगा, यानी किस पर
यानी किस प्रकार हम परिवर्तन कर सकते हैं। समय कार्यों की सूची बना लेते हैं। इसमें है लचीले और गैर लचीले मतों की सूची। भाई किस प्रकार हम परिवर्तन कर सकते हैं और किस प्रकार नहीं, इसमें लचीले और गैर लचीले मतों की सूची से देखा जाता है ये। फिर है कार्य संपादन हेतु अनुमानित समय निर्धारित करना। भाई हमने कार्य संपादन हेतु अनुमानित समय निर्धारित करना, कोई हमें कार्य करना है तो हमें क्या हम ये सोच लेंगे ये 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, तो हमने वो क्या करा, एक अनुमानित समय निर्धारित कर लिया। फिर आया है हमारा समय चक्र का निर्धारण। भाई कितने समय में हमें क्या काम करना है, समय चक्र में कितना काम किस तरीके से करना है। फिर आता है हमारा उपलब्ध समय के साथ कुल व्यय होने वाले समय के साथ समन्वय स्थापित करना। यानी जो हमारे पास समय है तो हमें उपलब्ध समय के साथ कुल व्यय होने वाले समय के साथ समन्वय स्थापित करना। जो हमारे पास समय है उसे हम कैसे तालमेल बैठाएंगे अपने साथ, उस समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे। योजना लिख लें। भाई योजना हमने लिख ली, योजना लिखने से क्या होगा,